Hello everyone, how are you? So I guess the previous video you have already visited about the publication series in which I have explained in detail कि how to read a paper. तो वो आपको समझ में आया होगा, वो बहुत important है for all the researchers, either PhD scholars or the PG students or the scientists. Got it? कि how to read a paper, उसका एक तरीका होता है. उसके बाद हमने एक टाइटल पे वीडियो बनाया कि हाँ बेस्ट टाइटल या टाइटल लिखने के ट्रिक्स क्या होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि आपने देखा होगा कि टाइटल के बाद आता है ऑथरशिप, एंड ऑथरशिप के अंदर बहुत ही माइन्यूट सी चीजें होती हैं दैट मोस्ट ऑफ देम are confused till after PhD, before PhD और during PhD also, कि मुझे कहाँ पे किसका नाम देना है, कैसे देना है, क्या इंपॉर्टेंस है, कहीं भी दे देता हूँ, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द ऑथरशिप, co-authors, ghost authors. Do you have any idea about the ghost authors? If no, then just go ahead. And the corresponding authors. तो चलिए आज जो चीजें मैं कवर करने वाला हूं, that is the authorship, type of authors, order of authors, corresponding authors role, and the affiliation. These all are the very minute and the very important things, and I guess most of them you were confused while finalizing your paper. क्योंकि आप पेपर तो लिख लेते हो, बट जब ऑथरशिप की बात आती है तो हर स्टूडेंट या फिर पीजी स्टूडेंट अपने गाइड या सुपरवाइजर के पास जाता है कि सर मुझे इसमें किसका नाम देना है, कहां देना है, डोंट हैव एनी आइडिया. सो वो फाइनलाइज करते हैं और आप ब्लाइंडली सिट बैठ जाते हो कि दर्श मेरा काम हो गया. सो यू मस्ट बी नो वेरी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ऑथरशिप एंड देयर इंपॉर्टेंस. सो सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी बात पेपर में क्या होता है. सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स आपके वर्क में किसी भी आपके पीएचडी कलीग ने, आपके जूनियर ने, आपके सीनियर ने क्या कंट्रीब्यूट किया. वो कंट्रीब्यूशन हो सकता है कॉन्सेप्शन पे हो, डिजाइन पे हो सकता है वो डिजाइन आपके सीनियर ने पूरी डिजाइन की, आपको कुछ भी आइडिया नहीं था, योर सीनियर, योर कलीग डिजाइन एंड एग्जीक्यूटेड योर स्टडी. नॉट ओनली executed, they have just guided you. In case if he or she is guided you, then also उसका substantial contribution माना जाएगा. किसी ऑथर ने अगर डिजाइन किया, डेटा एक्विजिशन किया, एनालिसिस की, डेटा इंटरप्रिटेशन किया, तब भी उसका कंट्रीब्यूशन है. पेपर को ड्राफ्ट किया, रिवाइज किया, क्रिटिकली रिव्यू किया, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स ऐड अप किए, फाइनल अप्रूवल किया वर्जन का, वो भी कंट्रीब्यूशन होता है ऑथर का. तो आप जो कंफ्यूज होते हो कि किसका होगा किसका नहीं, सो दीज आर द पॉइंट्स. अगर ऐसा है तो आपको उस पेपर के अंदर उस पर्सन का ऑथरशिप या कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं देना है. कैसे देना है, कहां देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अभी हम आगे देखते हैं. सो पहली चीज, हु आर ऑथर्स और को ऑथर्स और द कॉन्ट्रीब्यूटर्स. तो अगर मैं ऑथर की बात करूं तो ऑथर मेक्स द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी. जैसे अगर आप पीएचडी स्कॉलर हो, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है और आप कुछ काम एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव का, पीएचडी के ऑब्जेक्टिव्स का, देन यू विल बी द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द स्टडी. दैट मीन्स यू आर द ऑथर. दूसरी ऑथर चीज को अगर मैं देखूं तो ही ड्राफ्ट्स और रिवाइज इंटेलेक्चुअल आउटपुट्स, अप्रूव द फाइनल वर्जन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट. बिकॉज आप ऑथर हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स है, आपका काम है, सो यू ओनली अप्रूव द मैन्युस्क्रिप्ट. नाउ एग्रीज टू बी द अकाउंटेबल ऑफ द रिसर्च वर्क. आपका पूरा अकाउंटेबिलिटी होती है ओवरऑल काम पे. को ऑथर्स क्या होते हैं? को ऑथर्स डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, दैट प्लेज अ सप्लीमेंट्री रोल. लेट्स से आप इस डिपार्टमेंट में हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स में अगर कोई एक एक्टिविटी दूसरे डिपार्टमेंट में हो रही है, जस्ट 10% एक्टिविटी, आप उस डिपार्टमेंट में गए एंड उस डिपार्टमेंट के किसी पीएचडी स्कॉलर से आपने से लेट से एमटीटीएस से या सेल वायबिलिटी ऐसे आपने उससे करवा लिया, उसको आपका डेटा मिल गया, नेक्स्ट सारा काम आपने प्रोसीड किया, फाइनलाइज किया. सो दैट पर्सन ऑफ अनदर डिपार्टमेंट विल बी योर को ऑथर, क्योंकि उसने कंट्रीब्यूट किया है, नॉट सिग्निफिकेंटली बट एक सप्लीमेंट्री रोल उसने प्ले किया. दूसरा को ऑथर कौन हुआ? ऑल ऑथर्स वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एज को ऑथर वर्क्स. जितने भी ऑथर्स होते हैं को ऑथर्स उनको बोलते ही हैं. ना कंट्रीब्यूटर क्या होता है?
कंट्रीब्यूटर जो होता है आपके स्टडीज को फंड करता है, सुपरवाइज करता है, आप समझ गए होंगे, यानी आपका गाइड आपको टेक्निकल राइटिंग में हेल्प करेगा, एडिटिंग में, प्रूफ रीडिंग, इन सारी चीज में जो हेल्प करता है, दैट विल बी द कंट्रीब्यूटर ऑफ द स्टडी। सो ये तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, इसको छोड़ दीजिए। अभी जो इसके बाद आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द टाइप्स ऑफ ऑथर्स। देखिए, पहला हो गया, मैंने जो टाइप में क्लासिफिकेशन किया है, दैट इज द फर्स्ट ऑथर। आपको भी पता होगा फर्स्ट ऑथर, कोई भी ऑथरशिप का ऑर्डर स्टार्ट होता है तो एक फर्स्ट ऑथर होता है, फिर को ऑथर्स होते हैं, देन कोरस्पॉन्डिंग ऑथर होते हैं, एंड एक घोस्ट ऑथर और अ गिफ्ट ऑथर। गॉट इट? देखिए, फर्स्ट ऑथर, अगर इफ यू आर अ पीएचडी स्कॉलर, गॉट इट, एंड आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो, काम किया, आपके पास रिजल्ट्स हैं, यू आर प्लानिंग टू पब्लिश अ वर्क, देन यू विल बी द फर्स्ट ऑथर, नॉट योर गाइड, you will be the first author. Co-authors, as already explained you, आपके डिपार्टमेंट में आपका कलीग है, आपके जूनियर्स हैं जो ट्रेनिंग करने आए हैं, आपका विश है, आप उनको को ऑथरशिप दे सकते हो। नाउ द करस्पॉन्डिंग ऑथर। करस्पॉन्डिंग ऑथर will be your guide in case you are a PhD scholar. If you are not an independent researcher, then you don't have any right to be yourself as a corresponding author. So your corresponding author will be the corresponding authorities, and authority, you are not the authority in case you are a student. अगर आप किसी पोजीशन पे आ जाते हो, लाइक एक रिसर्चर बन जाते हो, एक साइंटिस्ट बन जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, देन यू कैन बी अ corresponding author. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप हमेशा अपने गाइड, अपने सुपरवाइजर, अपने मेंटोर को ही corresponding author बनाओ। घोस्ट ऑथर के बारे में सिर्फ मैं यही डिस्कस करूंगा। घोस्ट जैसा कि नेम है, भूत। आपने पेपर फाइनल किया, यू सपोज मैं फर्स्ट ऑथर हूं, मेरा पीएचडी कलीग है, उसने मेरा काफी हेल्प किया, मैंने उसका नाम डाला, को ऑथर है। एक दूसरे डिपार्टमेंट का है जिसने मेरी एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, वो भी को ऑथर है, लाइक 3 हो गए। एंड द फोर्थ वन इज माय सुपरवाइजर। ठीक है, तो मेरे पास 4 ऑथर थे। while I am finalizing the पेपर फाइनलाइज हो गया, एंड आपने अपने गाइड को दिया। जब आपके पास रिवर्ट मेल आया कि दिस इज योर फाइनल पेपर, जस्ट गो ahead for the publication, then you will find one new author name and you don't know that who is that author. So that author will be the ghost author. घोस्ट ऑथर मतलब भूत की तरह कहीं भी प्रकट हो जाएंगे, वो होते हैं घोस्ट ऑथर। तो वो आपका राइट नहीं होता है, अवॉइड करना चाहिए, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आपके सुपरवाइजर कभी कभी बोलेंगे आपका कोई भी पब्लिकेशन होगा, आप इस बंदे का नाम डालोगे, सो दैट पर्सन विल ऑलवेज एक्ट एज अ घोस्ट ऑथर इन ऑल द पब्लिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। गॉट इट? सो अवॉइड इट इफ पॉसिबल। नाउ चलिए, दिस इज अ रिसर्च आर्टिकल, open access research article published. The first name, what is this? First author. Got it? These 3 names are the co-authors, and this last name is the corresponding author. Why the corresponding author? Because you see the star symbol is there. That symbol is the significance of that this author is contributing something special, that is the corresponding author, and that star और hash ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपके जर्नल के अकॉर्डिंग कि किस टाइप का जर्नल है, वो क्या लगाना चाहे, दैट इज नॉट योर विश। गॉट इट? चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ Q&A। चलिए, तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया, फर्स्ट ऑथर, को ऑथर, कोरस्पॉन्डिंग ऑथर और घोस्ट ऑथर, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट Q&A जिसको सुनने के बाद आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे। द वेरी फर्स्ट इज द corresponding author always in the last of the authorship. ये सबको क्वेश्चन डाउट करता है, क्या हमेशा लास्ट में रहना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज योर विश। जनरली हम करस्पॉन्डिंग ऑथर को लास्ट में ही रखते हैं, उसका एक रीजन है, बिकॉज जो फर्स्ट और करस्पॉन्डिंग ऑथर होता है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं पेपर में, दोनों को इक्वल वेटेज मिलता है, दैट इज 70%। तो आप करस्पॉन्डिंग ऑथर को जनरली लास्ट में ही रखते हैं, आप ऐसा नहीं है फर्स्ट में भी रख सकते हो। गॉट इट? नाउ हाउ मेनी को ऑथर्स आर एक्सेप्टेबल?
इसका आंसर मैं अभी आपको इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देता हूं। वैसे कितने भी को ऑथर्स एक्सेप्टेबल होते हैं, जर्नल के फॉर्मेट के ऊपर है, आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा आप इतने को ऑथर्स क्यों डाल रहे हो, बट कोई ऐसा रूल नहीं है। नाउ कैन फर्स्ट ऑथर बी द कोरस्पॉन्डिंग, इज दैट इन योर माइंड कि क्या मैं फर्स्ट ऑथर हूं और मैं ही कोरस्पॉन्डिंग क्यों नहीं बनूं? तो मैंने आपको बताया ना, अगर आप स्टूडेंट हो सो नो नीड टू गो फॉर कोरस्पॉन्डेंस, जस्ट गिव ऑल द कोरस्पॉन्डिंग्स टू योर द मेंटर, टू योर सीनियर, टू योर प्रोफेसर, टू योर गाइड। गॉट इट? और अगर आप फर्स्ट ऑथर और कोरस्पॉन्डिंग बनना चाह रहे हो, देन आई सजेस्ट दैट यू मस्ट होल्डिंग अ वेरी गुड पोजीशन, देन ओनली टेक योरसेल्फ एज अ कोरस्पॉन्डिंग ऑथर। गॉट इट? नाउ हु इज बेटर, मैंने आपको बताया फर्स्ट और कोरस्पॉन्डिंग और को ऑथर, हु इज बेटर? तो फर्स्ट और कोरस्पॉन्डिंग ऑथर विल गेट द इक्वल वेटेज, नॉट द को ऑथर्स। बट अगर आपने कुछ 10% भी काम किया और आपको को ऑथरशिप मिल जा रही है, देन यू आर बेटर, और आई कैन से द बेस्ट। बट फर्स्ट एंड कोरस्पॉन्डिंग ऑलवेज प्लेस द हाईएस्ट पोजीशन इन द पब्लिकेशन। चलिए, and the total number of authors, ये again total number of authors, total number of co-authors, I'll show you. See, this is the publication from Physics Review Letters 2011 and this is a very good journal, and this publication आपको कहीं ये abstract की तरह तो नहीं लग रहा है? If you are thinking that this is an abstract and you are completely wrong, this is the author paragraph. So these are the authors of the paper. Now you can इमेजिन योरसेल्फ कि कितने ऑथर और कितने को ऑथर एक पेपर में हो सकते हैं। यस, दैट इज पॉसिबल। नाउ दिस इज अनदर पेपर ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन। आप इसके अंदर देखिए, आप कहोगे इसमें तो कुछ भी नहीं है। सो लेट्स सी, आई विल शो यू दिस। See, this is same, this is like author, this second, third, fourth and last one is for the Scorpion Consensus Expert Group. Got it? इन्होंने authorship की जगह एक expert group लिखा है, and what are the expert group? This is the expert group. उन्होंने appendix के अंदर दिया है कि members of the Scorpion Consensus Expert Group, ये सारे members हैं। ऑथर्स कंट्रीब्यूशन भी दिया है, उन्होंने बताया कौन गारंटर है पेपर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू कैन इमेजिन कि आप कुछ भी ऑथरशिप में हो सकता है, आपको जर्नल के गाइडलाइन को फॉलो करना है। नाउ दिस इज अनदर पेपर, और आपको मैं ये पेपर क्यों दिखा रहा हूं ये बताने के लिए, आप यहां देखिए ऑथरशिप के ऊपर यहां लिखा है A और 1 एंड द सेकेंड ऑथर B and 1, the third author is only B, fourth author B, then C, then B. So A, B, C का मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये एफिलिएशन होता है। So A is from the Department of Physiology, Neprophysiology, Neurophysiology, Molecular Nephrology. Got it? अब देखिए यहाँ 1 इन्होंने लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है और स्टार यहाँ लिखा है। So star means he is the corresponding author. And what does this 1 mean? दोनों ऑथर के बीच में 1 लिखा हुआ है। सो 1, these author contributed equally to this work. मतलब इस पेपर के अंदर 2 फर्स्ट ऑथर्स हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, 2 फर्स्ट ऑथरशिप लेना है तो आप अपने कलीग या आप किसी के साथ इक्वल काम कर रहे हैं तो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दैट आई विल बी द सेकंड ऑथर, जस्ट प्लीज पुट अ सेंटेंस दैट दीज ऑथर्स कंट्रीब्यूटेड इक्वली। तो इसका पूरा का पूरा बेनिफिट 3 ऑथर को मिला, फर्स्ट, सेकंड और कोरस्पॉन्डिंग। अदरवाइज ये 1 नहीं लिखा होता तो सिर्फ फर्स्ट और कोरस्पॉन्डिंग को इसका बेनिफिट मिलता। गॉट इट? नाउ द ऑर्डर ऑफ द ऑथर्स, ये बहुत ही ट्रिकी है, चैलेंजिंग है और रैंडम नहीं हो सकता। ऑर्डर्स आई सजेस्ट पर्सनली कि आप अपने काम के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग दीजिए। लाइक आपके पीएचडी कलीग ने आपका मैक्सिमम हेल्प किया है तो आप उसका नाम दो सेकेंड पे। फिर अगर आपका कोई ट्रेनी है, कोई पीजी का स्टूडेंट है जो रेगुलर जो वहाँ पर रहता है डिपार्टमेंट में, आप उसका नाम दे सकते हैं। फिर कोई दूसरे डिपार्टमेंट का है उसका दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वर्क के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको नेम दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो फर्स्ट ऑथर इज द मेंटर ऑफ द वर्क। अगर आप पीएचडी स्कॉलर हो तो यू आर द मेंटर, यू आर द फर्स्ट ऑथर। नाउ द सेकेंड, So I hope this is very clear. First author, second or third author, या जो भी इतने भी authors हैं, that is based on your work. You have to give that authorship. Ghost author मैंने पहले डिस्कस किया, avoid if possible.
Corresponding author must be in the last of the authorship and he is the main mentor of the work. Got it? Now the corresponding author role, जैसा कि मैंने बताया था, he will be your mentor, guide and supervisor or the PI. He takes the primary responsibility for communication with the journal. You are the first author is not responsible for anything. Only the corresponding author is responsible to communicate with the journal. Each and every communication is only with the corresponding author. So I can say it is a rather administrative role. Got it? Understand to be the one who is the engineer of the work. जैसे कि हमारे गाइड, सुपरवाइजर वो इंजीनियर होते हैं हमारे लिए. हम सिर्फ काम एग्जीक्यूट करते हैं, उनको रिजल्ट्स देते हैं, हम कंपाइल करते हैं, बट द मेन इंजीनियर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है वो होता है गाइड का. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग योर गाइड, योर मेंटर, योर सुपरवाइजर विल बी योर corresponding author. Now the very important, अब आप बोलेंगे एफिलिएशन में कौन सी बड़ी चीज है. एफिलिएशन इज योर एड्रेस. गॉट इट? सबको पता है. सो हाउ मेनी एफिलिएशन मैन ऑथर्स कैन ऐड. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कितने भी एफिलिएशंस ऐड कर दूं, उसका एक जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए. नाउ गो थ्रू दिस पेपर. दिस इज माय नेम. इट इज रिटन 1-2 and the another name 2, another name single 1. 1 represent for laboratory of gastrointestinal infection and molecular diagnosis. Second is for Department of Pharmacology, Institute of Medical Sciences. So I have taken 2 affiliation because one is my institute in which my main guide was there, and second is the department in which my co-guide was there. So I put both the name just to get the benefit that I am representing the 2 departments. ऐसा भी हो सकता है आप एक यूनिवर्सिटी में हो और आपका रजिस्ट्रेशन या कुछ किसी ऐसे कोर्स से आप रिलेटेड हो जो कहीं और चल रहा है, यानी आप 2 डिपार्टमेंट या 2 इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप 2 एफिलिएशन डाल सकते हो. दैट मस्ट बी जस्टिफाइड प्रॉपरली. गॉट इट? नाउ द बिग कॉन्सेप्ट अबाउट the first and the corresponding author, as per the UGC guideline, the 70% of the total value of the publication is shared between the first author and the corresponding author. And if the person is both the first and the corresponding author, then he or she is entitled to carry 70% of the credit. और अगर कोई सिंगल ऑथर है और वही corresponding है, वही फर्स्ट है, तो उसको 100% टोटल क्रेडिट मिलेगा ऑथरशिप का, जो API का इंडेक्स बनता है as per the UGC rule. So this is all about the authorship. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कैन गारंटी ये किसी ने इतना डिटेल में नहीं बताया होगा. सो स्टार्ट राइटिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट एंड पब्लिश इट. कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग ऑथरशिप, रिगार्डिंग एनी पार्ट ऑफ द पब्लिकेशन, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली थ्रू माई टेलीग्राम और जस्ट ड्रॉप मी द मैसेज. और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करना. थैंक यू. सब्सक्राइब इट.